मुझे पता है। 1 महीना गायब था मैं और बहुत दिनों बाद ये चैप्टर ला रहा हूँ। क्या करूँ, लोग सुनते ही नहीं है यार, रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, तो मेरा भी मन उठ जाता है। बट फिर भी अब शुरू किया हूँ तो ख़त्म करता हूँ। तो ये चैप्टर 6 एपिसोड 4, आई थिंक एपिसोड 5। ओके चलिए। किस्मत एक गंध है मीनी, उसका पीछा करते रहो और एक दिन तुम मुझे तक पहुँच जाओगे। रिवाना ने वो सारे सफ़ेद कपड़े के टुकड़े अपने अलमारी में संभाल कर रखे थे जिसमें उसके लिए संदेश होते थे। आखिरी संदेश सबसे ऊपर रखा था। ये संदेश, दरवाजे की घंटी में हिया का आवाज़, उसके डरावने सपने, ये सारी वो कड़ियाँ थी जिनके छोर जोड़ पाने में रिवाना नाकामयाब ही रही थी। और इससे पहले कि वो अजनबी से कुछ पूछ भी पाती, वो उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया था। पिछली रात को पुलिस वाले ने हिया चौधरी के नाम लिया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन उसके अगले सवाल के साथ एक अलग ही सच्चाई पता चली। उस लड़की ने कुछ और भी कहा। लड़की? हमें एक आदमी ने फ़ोन किया था। और रिवाना को तब समझ में आया कि फ़ोन करवाने वाला हो सकता है वो कैसा दिखता है। रिवाना ने पूछा। मेरे कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आया था, डिटेल्स में लिखा था हिया चौधरी, उम्र 50 साल। पता है, रिवाना ने आगे कुछ भी और सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। पता तो गलत होना ही था, लेकिन इस फ़ोन कॉल का मतलब ये था कि हमेशा की तरह अजनबी बिना अपनी उपस्थिति जताए उस पर नज़र रखे हुए था। एक तरफ तो रिवाना को ये समझ नहीं आ रहा था कि अजनबी अचानक इतना शांत क्यों हो गया था, क्या पुलिस की वजह से? दूसरी ओर उसे खुश भी थी कि जैसे कि उसे लगने लगा था वो अकेली नहीं है, अजनबी कहीं आसपास ही था। उसके ही एक जीप ने उसे नाइट क्लब में ड्रॉप कर दिया था। अगली रात डैनी और रिवाना लेट हुए। रिवाना ने डैनी को उस घटना के बारे में तुरंत कुछ नहीं बताया। पुलिस की ही एक जीप ने उसे नाइट क्लब में ड्रॉप कर दिया था। अगली रात जब डैनी और रिवाना लेटे हुए थे तो रिवाना ने उससे पूछा, तुम्हें किसी बात से जलन होती है डैनी? क्या मतलब है तुम्हारा? डैनी ने लेटे हुए ही घूमकर अपने हाथ पर अपना सर रखते हुए कहा, जब कल रात में किसी और लड़के के साथ डांस कर रही थी तो तुम्हें कैसा लग रहा था? रिवाना अपने पीठ के बल लेटी हुई थी और छत की ओर अपल नज़र से निहार रही थी। जब तुम्हें मज़ा आ रहा हो तो मुझे कैसा लगना चाहिए? लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, किसी और के साथ मज़े कर रही थी। लेकिन तुम्हें मज़ा तो आ रहा था ना? रिवाना को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि डैनी को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती डैनी? मुझे तुम्हें और नित्या को साथ डांस करते देख गुस्सा आ रहा था। रिवाना ने अपने दिमाग में आगे की बात सोचते हुए कहा, और फिर तुम दोनों को फिर एक साथ ही नहीं देखना चाहती, चाहे वो कितनी भी बुरी तरह परेशान क्यों ना हो। हाँ, मुझे मज़ा आ रहा था। रिवाना ने दिमाग में कुछ सोचा और कहा। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने एहसासों को लेकर डैनी के सामने पूरी तरह ईमानदार क्यों नहीं हो पा रही है। क्या इस वजह से क्योंकि उसे लगता है कि डैनी इसके बारे में कोई दूसरी राय बना लेगा, कुछ गलत सोचेगा, या इस वजह से कि वो अपने ही डर के बारे में कुछ राय बनाने लगी थी? क्या हुआ, तुम कुछ और सोच रही हो शायद? डैनी ने रिवाना के बदन पर हाथ रखते हुए कहा। नित्या और कितने दिन रहेगी यहाँ? डैनी इस सवाल का मतलब समझ में आ गया। रिवाना के और नज़दीक जाते हुए उसने कहा, बस कुछ और दिन, एक बार उसकी दवा का कोर्स ख़त्म हो जाए, डॉक्टर मुझसे कह दे कि उसे अकेले रहने में कोई खतरा नहीं है, बस उसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। पक्का? डैनी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। पक्का, लेकिन तुम ये तो मानती हो ना कि वो हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती? रिवाना ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ। रिवाना डैनी की ओर घूम गई और दोनों ने एक साथ अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद रिवाना की नींद खुली तो वो डैनी को ध्यान से देखती रही, जैसे कि उसे देखते हुए वो खुद को समझाना चाहती हो। उसे बिल्कुल होश नहीं कि उसे कब नींद आ गई। अगले दिन नित्या को अपने स्टाइलिस्ट के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। वह अंधेरी में अपने स्टाइलिस्ट के ऑफिस से ले लोअर रेल की फिनिक्स मॉल की ओर जा रही थी। उसने डैनी को फ़ोन करके उसे मॉल तक ड्रॉप करने के लिए पूछा। डैनी राजी हो गया। उसके ठीक पहले रिवाना ने अंधेरी के इंडिगो में साथ में लंच करने के लिए उससे पूछा था। डैनी ने फ़ोन करके रिवाना ने कहा कि वो अंधेरी के बजाय फिनिक्स आ जाए। फिनिक्स? वो मेरे ऑफिस से दूर है। इंडिगो ठीक है डैनी। नित्या को कुछ सामान खरीदना है और फिनिक्स के बारे में ठीक से नहीं जानती।
फिर मैं फ्री भी हूँ इसलिए। इवाना को अचानक लगा कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो डैनी से कह सकती थी कि नित्या के साथ ना जाए बल्कि उसे इंडिगो में आकर मिले, लेकिन वो जानती थी कि नित्या डैनी को कितनी बार फ़ोन करेगी और डैनी लंच छोड़कर उसके पास दौड़ा चला जाएगा। ठीक है, फेनिक्स में मिलते हैं। रिवाना ने हार मानते हुए उसने टीम लीडर के पास जाकर बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे डॉक्टर के पास जाना है। श्रीधर ने उसे जाने दिया। इन दिनों श्रीधर भी देख रहा था कि रिवाना का काम पर से ध्यान हटने लगा है। वो रिवाना से कहना चाहता था कि उसका ऑन साइट न जाने का फ़ैसला थोड़ा बेवकूफ़ी भरा था और इस बारे में रिवाना को राज़ी करने की कोशिश भी करता, लेकिन उसके पास और लोग थे जो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए श्रीधर से रिवाना की बात करने का कोई मतलब नहीं था। रिवाना डैनी से अंधेरे में मिली और वहाँ से दोनों नित्या को लेने उसके ऑफिस पहुँचे। फिर तीनों फिनिक्स की ओर निकल गए। हालांकि रिवाना कपड़े पसंद करने में नित्या की मदद कर रही थी, लेकिन नित्या के सारे सवाल डैनी की ओर हो रहे थे। जल्दी रिवाना दोनों के बीच अटपटा महसूस करने लगी। जिस तरह नित्या डैनी की पसंद के तवज्जो दे रही थी, उसे देखकर रिवाना को तकलीफ भी पहुंचती रही। मुमकिन है कि नित्या इस इरादा रिवाना को चोट पहुंचाने की नहीं हो, लेकिन रिवाना के मन में अपनी ही आशंका उसे एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही थी। रिवाना स्टोर से बाहर चली गई और दोनों को शीशे से बाहर ही से देखती रही। डैनी की उदासीनता की वजह से न जाने क्यों रिवाना के भीतर डैनी का ध्यान अपनी ओर खींचने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई। जैसे ही अपनी असुरक्षा को ख़त्म करने की वही एक रास्ता था उसके लिए। डैनी अपनी ओर खींचने का प्लान सोचते हुए रिवाना ने चारों ओर घूम कर देखा। उसने तुरंत तय किया कि उसे क्या करना चाहिए। रिवाना पास से एक मल्टीपर्पज स्टोर के लॉन्ड्री सेक्शन में जा घुसी और 3 ब्रा के साथ 3 मैचिंग जे स्ट्रिंग्स उठा ली। वो ट्रायल रूम में गई और तुरंत अपनी कुर्ती और लेगिंग्स खोल कर अपनी नई ब्रा पहन ली। फिर उसने अपनी एक सेल्फी खींची और तुरंत डैनी को व्हाट्सअप कर दिया। रिवाना अब डैनी के ऑनलाइन आने की बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। डैनी आधे मिनट में ही ऑनलाइन था। उसने वापस से मैसेज किया, कहाँ हो तुम? रिवाना के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अब जे स्ट्रिंग में अपना एक तस्वीर भेजा। डैनी ने तस्वीर देखते ही तुरंत उसे अपने फ़ोन किया। रिवाना अपने बिना फ़ोन उठाए उसका कॉल कट कर दी और मुस्कुराती रही। इस बार उसने नई लॉन्ड्री में डैनी को एक तस्वीर भेजी। इस बार जब डैनी ने उसे फ़ोन किया तो रिवाना ने फ़ोन उठाते ही एक सांस में कहा, बगल वाले स्टोर से पहला ट्रायल रूम, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। कुछ ही सेकंड में उसे अपनी ओर आते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। रिवाना ने नीचे झुककर देखा। एक परछाई ट्रायल रूम के पास आ रही थी। एक झटके में रिवाना ने ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोला और डैनी के टी शर्ट पकड़कर उसे भीतर खींच लिया। इससे पहले कि डैनी कुछ कह पाता, रिवाना के होठ उसके होठों पर थे। उसके हाथ रिवाना के जे स्ट्रिंग पर थे और रिवाना के हाथों ने डैनी के चेहरे को थाम रखा था। रिवाना ने इतना दीवानगी के साथ डैनी को चूमा कि डैनी के शरीर से भी अपने आप हरकत आने लगी। मैं नित्या को नहीं बताया है। डैनी ने एक पल के लिए अलग होना चाहा, लेकिन रिवाना वापस उसे चूमने लगी। दोनों एक दूसरे को बेतहासा चूम रहे थे और एक दूसरे के शरीर के आवेश में आकर थामते चले जा रहे थे। रिवाना के हाथ अब डैनी के निजी अंग को छूकर उसमें और उन्माद भरने की कोशिश कर रहे थे। डैनी ने आज से पहले कभी रिवाना को इस तरह उन्माद नहीं देखा था। वो उत्तेजित हो रहा था, लेकिन नित्या की चिंता भी हो रही थी क्योंकि वहाँ नित्या को बिना बताया आ गया था। डैनी रिवाना से अलग होकर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, रिवाना ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे और चूमो बेबी। डैनी का मुंह अब रिवाना के सीने पर था और रिवाना की आंखें बंद थी। दोनों के इस तरह टूटकर जिस्म के तलाशते हुए प्यार किए कई दिनों हो गए थे। ऐसे में इस तरह का कोई एक लम्हा दोनों के भीतर की आग को भड़का रहा था। दोनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को चूमना रोककर एक दूसरे की आंखों में झांका। मेरे भीतर आओ डैनी, रिवाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा।
डैनी ने तुरंत अपनी जीप खोली और रिवाना के जी स्ट्रिंग को खींचकर खोल दिया। डैनी ने रिवाना को पीछे की ओर घुमा दिया। रिवाना सामने वाले शीशे में दोनों को देख पा रही थी। इस तरह साथ में एक दूसरे को देखते हुए रिवाना के भीतर एक उन्माद पैदा हो रही थी। डैनी ने रिवाना को भीतर घुसाना शुरू किया। रिवाना के जुबान से एक सांस निकली। डैनी बस मूड में आने ही लगा था कि अचानक दोनों को नित्या की आवाज़ सुनाई दी। नित्या डैनी की एक उदास असहाय लहजे में आवाज़ दे रही थी। सेठ, मुझे पता था, डैनी ने धीरे से कहा और परेशान और गुस्से में था। उसने तुरंत रिवाना को छोड़ दिया और अपने कपड़े पहनने लगे। डैनी, जो तुमने शुरू किया उसे ख़त्म करो, रिवाना ने कहा। लेकिन डैनी ने उसकी एक नहीं सुनी और तुरंत ट्रायल रूम से बाहर चला गया। हताश और निराश रिवाना थोड़ी देर खुद को शीशे में देखती रही। अपने परछाई में उसे हारी हुई रिवाना नजर आ रही थी। रिवाना ने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़े पहन लिए। बाहर निकलकर उसने देखा कि नित्या बुरी तरह से रो रही थी। उसे डैनी को जोर से पकड़ रखा था। नित्या ने अपने सिर डैनी के सीने पर रखा हुआ था और उसे कह रही थी कि उसने सोचा डैनी उसके बॉयफ्रेंड की तरह ही छोड़कर चला गया। रिवाना को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब निकाले। जिस सेल्स गर्ल ने रिवाना को ट्रायल रूम का रास्ता दिखाया था वो गुस्से में उसे देख रही थी। रिवाना ने उसे सेल्स गर्ल को डैनी को वहाँ तक आने दिया। 100 रुपये का नोट दिया था। उसने जैसे ही पैसे दिए वैसे ही अचानक उसे डैनी और नित्या का नाम चेक कर लेते हुए सुना। नित्या बेहोश हो चुकी थी। अगले कुछ घंटों में नित्या को डॉक्टर के पास ले जाने में बीते। रिवाना भी डैनी के साथ ही थी, लेकिन एकदम खामोश थी। उसने कभी भी डैनी को इतना परेशान और तनाव में नहीं देखा था। वो डैनी की ये हालत देखकर डर गई थी, इसलिए भी क्योंकि डैनी इस तरह हालत का सबब वो नहीं बल्कि नित्या थी। रिवाना जानती थी कि वो खुद कर्ज होकर सोच रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। डॉक्टर ने बताया कि नित्या का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है। उसे कुछ देर के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराकर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। शाम तक उसके हालात बेहतर होने लगी थी। उसका इलाज वहीं डॉक्टर कर रहे थे जिन्होंने खुदकुशी की कोशिश के दौरान उसका इलाज किया था। नित्या डैनी से नित्या के साथ हुई लापरवाही से नाराज थे और साफ साफ कहा कि नित्या को किसी भी किस्म के सदमे से बचा कर रखना है। नित्या को घर ले जाते हुए रिवाना ने डैनी से कहा कि नित्या के पेरेंट्स को उसकी हालत की खबर दे देनी चाहिए। डैनी ने रिवाना की ओर सख्ती से देखा। जब सब घर पहुंचे तो जाकर डैनी ने रिवाना से अकेले में बात की। नित्या के पापा नहीं हैं और वो अपनी माँ से बात नहीं करती क्योंकि उसकी माँ ने अपने पति के बिजनेस पार्टनर से शादी कर ली। नित्या को ये बात पसंद नहीं आई। मेरे अलावा नित्या का भी कोई अपना नहीं है। नित्या को कमरे में सुलाकर दोनों ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। ओह, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन तुम जानती हो ना कि नित्या मानसिक रूप से परेशान है। डैनी ने रिवाना की ओर तीखी नज़र से देखा। रिवाना को ऐसा लगा डैनी उस पर आरोप लगा रहा हो। हाँ, जानती थी तो इतनी बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? कैसी बेवकूफ़ी? रिवाना की सिर्फ जुबान हिल रही थी। उसके बाकी के बावजूद धीरे धीरे तनाव में आकर जड़ हो रहे थे। मुझे ट्रायल रूम में बुलाने की। मैंने कब बुलाया तुम्हें? अच्छा, तो तुमने अपनी तस्वीर क्यों भेजी? मैं तुमसे वो तस्वीर शेयर कर रही थी डैनी। मैं क्या इतना भी नहीं करती? तुम बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तब क्यों जब मैं नित्या के साथ था? तुमने तो बगल वाले स्टोर से जाने से पहले मुझे बताया तक नहीं। कुछ करने से पहले मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत है। वो बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे लिए चीज़ों को और मुश्किल मत बनाओ। मुश्किल तुम्हारे लिए? तुम्हें मालूम है कोलकाता से वापस आकर यहाँ नित्या को देखकर मेरे लिए कितना मुश्किल था? तुम्हारे लिए क्यों मुश्किल होगा? अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का होता और मैं उससे किसी वजह से यहाँ अपने साथ रहने के लिए बुला लेती तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होता? रिवाना को लगा जैसे वो किसी भी पल रो देगी। उनका झगड़ा खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगा था। नित्या किसी ऐसी गहरी वजह से यहाँ है, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें उसके यहाँ होने की वजह बताई है, लेकिन लगता है कि तुमने सुना नहीं या फिर तुम समझी नहीं। लेकिन मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, नित्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। डैनी ने इतना ऊंची आवाज़ में कहा कि रिवाना डर लग गया। डैनी ने उससे इतनी आवाज़ में पहले कभी बात नहीं की थी। रिवाना को अचानक ही अपनी बहन मेघना और उसके पति आदिल की याद आ गई। इसका मतलब कुछ ठीक नहीं था। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो डैनी? क्योंकि मैंने तुमसे आराम से बात करने की कोशिश की, लेकिन
तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? बात यह है कि नित्या की तबीयत ठीक नहीं है और हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे रिश्ते को खाने लगे तब भी नहीं। डैनी ने उसे गहरी नज़र से देखा। अभी तक सब ठीक था, लेकिन सिर्फ अभी तक। अगर तुम ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत करती रहोगी तो कुछ भी हमारे रिश्ते को खाने लगेगा, डैनी ने कहा और फ्लैट से बाहर निकल गया। दीवाना की आंखों में आंसू थे। वो भीतर से कमज़ोर महसूस कर रही थी, वैसे ही कमज़ोर जैसे एकांश के साथ उस लड़की को एक साथ पहले बार देखकर महसूस किया था। उसे मालूम था कि इस बार कमज़ोरी का कोई इलाज नहीं था। वो किसी तरह सोफे तक गई और हिचकियाँ लेकर रोते हुए सोफे पर गिर गई। उसे फिर से एक हारे हुए इंसान की तरह महसूस हो रहा था। एकांश के साथ तो उसे दिखाई नहीं दिया कि वो उसके साथ क्यों धोखा होने वाला है, लेकिन डैनी के साथ तो उसने पूरी हिफाजत बरती थी और फिर भी यहाँ इस मोड़ पर आकर खड़ी थी, वो भी अकेली। वो अकेली क्यों थी? क्या कोई ऐसा नहीं था जो उसे समझ पाता, जो उससे सही बात कहता, उससे सही रास्ता दिखाता, जो उससे सही बात कहता और उसे कहता कि ऐसे हालात में वो जो भी कर रही है सही कर रही थी? कोई ऐसा जिसमें इंसानियत होती। वो जानती थी कि ये कौन था। सवाल ये था कि वो कहाँ था। पर चैप्टर यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। छोटी चैप्टर थी, 16 मिनट। ओके, तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दें यार। थोड़ा प्यार बरसाए ना प्लीज़ ना। बाय बाय, टेक केयर।